ये बात है उस वक्त की जब रात को तकरीबन 3 बजे ग्रीक कोस्ट गार्ड्स के कंट्रोल रूम को एक मेडे सिग्नल मिला। Mayday, mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. ये सिग्नल जर्मन कार्गो शिप MS मेंशन ने भेजा था, जो उस वक्त नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ट्रेवल कर रहा था। इस शिप ने 7 दिसंबर को जर्मनी के एक पोर्ट से अपना सफर स्टार्ट किया था और उसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन से होकर जॉर्जिया पहुंचना था। शिप के कैप्टन को पहले ही बता दिया गया था कि जिस रूट से उन्होंने ट्रेवल करना है वहां नवंबर से ही शदीद समुद्री तूफान आया हुआ था। अगर किसी आम शिप ने यह सफर करना होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन MS मेंशन के कैप्टन ने इस वार्निंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। वजह ये थी कि जिस शिप की वो कमान कर रहा था उसे बनाया ही ऐसे हालात के लिए गया था, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। कैप्टन के अलावा MS मेंशन पर 28 क्रू मेंबर्स भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी तवक्को नहीं की थी कि समंदर उनका कुछ बिगाड़ सकता है, और बज़ाहिर वो अपनी जगह ठीक भी थे। ऐसा इसलिए था कि एक तो उनका जहाज अभी सिर्फ 6 साल का था, जिसे 1972 में पहली बार समंदर में उतारा गया था। उसकी कंडीशन कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि जिस पर सवाल उठ सके, और दूसरा उनके लिए समुद्री तूफानों से खेलना भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सिर्फ पिछले 6 सालों में ही MS मेंशन 61 वॉयजेस कामयाबी से मुकम्मल कर चुका था, और ये इसका 62वां सफर था। लेकिन जिस चीज ने उनका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बढ़ा दिया था और जिस चीज को लेकर ये लोग अटलांटिक की बिफरी मौजों से टक्कर लेने पर तुल चुके थे, वो था MS मेंशन का बिल्डिंग स्ट्रक्चर। हिस्ट्री में टाइटैनिक के बाद ये दूसरा शिप था जिसे दी अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि तकरीबन 262 मीटर लंबा और 19 मीटर ऊंचा ये जहाज 15 से 20 मीटर ऊंची लहरों वाले किसी भी सी स्टॉर्म से आसानी से गुजर जाएगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने सारे अंदाजों को धड़ाम से गिरा दिया? ग्रीक कोस्ट गार्ड्स को जो SOS सिग्नल्स मिले थे वो MS मेंशन की लोकेशन उस रूट से 100 नॉटिकल माइल्स या पूरे 200 किलोमीटर दूर बता रहे थे जिस पर उसे होना चाहिए था, और फिर इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि उस रात इतने बड़े शिप पर आखिर गुजरी तो क्या गुजरी थी। अगली सुबह एक स्पाई सर्चिंग प्लेन को गुमशुदा जहाज का सुराग लगाने के लिए भेजा गया, पर जब पूरे 1 घंटे की तलाश के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया तो ये वापस लौट गया, और अब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अगले 1 हफ्ते तक यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, पुर्तगाल और जर्मनी के 13 एयरक्राफ्ट्स और 80 मर्चेंट और नेवल शिप्स ने गुमशुदा जहाज को तलाश करने के लिए अटलांटिक का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सिवाय कुछ लाइफ जैकेट्स, एक खाली कंटेनर और 4 लाइफ राफ्ट्स के ना तो कुछ मिलना था और ना ही कुछ मिल सका। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इतना मजबूत और अनसिंकेबल शिप आखिर गया तो कहां। इस सर्च ऑपरेशन के 2 महीने बाद समंदर से कुछ ऐसा मिला जिसने एक बार फिर सबको चौंका दिया। ये थी एक लाइफ बोट जिसमें कोई भी इंसान सवार नहीं था, और शायद इसी से कोई क्लू मिल सके कि आखिर जहाज पर क्या बीती। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बात पता चली कि ये लाइफ बोट MS मेंशन पर 20 फीट की बुलंदी पर फिक्स की गई थी, और शायद कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये बोट टूट कर नीचे गिर गई होगी। एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि उस रात समंदर में एक ऐसी लहर उठी थी जो 20 से 25 मीटर ऊंची रही थी। ये जब सामने से जहाज के साथ टकराई होगी तो न सिर्फ जहाज की बॉडी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि नेविगेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और मैन्यूवरिंग कंट्रोल्स भी तबाह कर दिए। और यूं अटलांटिक ओशन ने MS मेंशन को 28 लोगों समेत हमेशा के लिए अपनी आगोश में छुपा लिया। जिन मॉन्स्टरस वेव्स ने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी उन्हें रोग वेव्स या किलर वेव्स का नाम दे दिया गया। अगरचे इससे पहले भी कई बार समुद्रों में सफर करने वाले सेलर्स खौफनाक घोस्ट वेव्स का सामना करने और उनसे होने वाली तबाही की कई स्टोरीज सुना चुके थे, लेकिन मेरीन एक्सपर्ट्स किसी सूरत ये थ्योरी मानने को तैयार नहीं थे। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का मानना था कि डीप ओशंस में ट्रेवल करने वाली वेव्स की ज्यादा से ज्यादा हाइट 21 मीटर या 68 फीट तक हो सकती है, पर इससे ऊपर हो पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर तो कुछ ऐसा होना मान भी लिया जाए तो ये इतना रेयर है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 ईयर्स में सिर्फ एक बार ही होता है, और आमतौर पर लहरें 10 से 15 मीटर के दरमियान रहती हैं। 19वीं सेंचुरी तक ये हाल हो चुका था कि हर आने वाले दिन समंदर में चलने वाला कोई ना कोई शिप अचानक से गायब होने लगा। 20वीं सेंचुरी में जब साइंस ने कुछ तरक्की की तो शिप्स की प्रोटेक्शन और सेफ्टी भी बढ़ा दी गई, और अब जहाजों का अचानक गहरे पानी में गुम हो जाना काफी हद तक कंट्रोल हो चुका था। लेकिन अब भी डेली तो नहीं मगर हर दूसरे दिन एक न एक जहाज गायब हो रहा था। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मामला क्या चल रहा है।
मेरीन सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और शिपिंग कंपनीज ये सब अपनी पूरी कोशिश करके अब थक चुके थे, लेकिन ना तो उसकी वजह मिलनी थी और ना ही मिल सकी। पहले तो ये था कि जब भी कोई बोट या शिप समंदर में डूब जाता था तो कोई ना कोई रीजन निकाल ली जाती थी। जैसे कि टाइटैनिक के बारे में कहा गया कि उसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद किसी बड़े आइसबर्ग ने 2 टुकड़े कर दिया था, और इससे पहले होने वाले हर शिपरेक का सारा मलबा किसी अनदेखे सी मॉन्स्टर, बरमूदा ट्रायंगल और या फिर पायरेट्स पर डाल दिया जाता था। कई सेलर जो इन वाकयात से बच निकलने में कामयाब हो जाते थे वो ये बताते थे कि ना तो पायरेट्स ने उन पर अटैक किया था और ना ही कुछ और, असल में वो घोस्ट वेव्स में फंस कर रह गए थे। पर जैसा कि आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि कोई भी उनकी बात को एक फिक्शनल स्टोरी या मिथ से ज्यादा अहमियत देने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर कुछ तो ऐसा हुआ जिसने सब कुछ ही बदल दिया। ये बात है 1980 की, जब गहरे समंदर में एक ऑयल टैंकर शिप जिसका नाम एसओ लेंगटक था तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जब से शिप ने पोर्ट छोड़ी थी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जैसा कि ये कार्गो शिप था तो इसमें सिर्फ कैप्टन और क्रू ही सफर कर रहा था। अगर तो सब कुछ यूं ही नॉर्मल रहा और मौसम में कोई तब्दीली ना आई तो कुछ ही दिनों में इस ऑयल टैंकर को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना था। लेकिन सब कुछ ओके होने के बावजूद भी कुछ तो ऐसा एबनॉर्मल जरूर था जिसके बाद ये जर्नी एक नाइटमेयर बनने जा रहा था। इस शिप को समंदर के एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरना था जहां अक्सर सी स्टॉर्म्स का आना एक नॉर्मल बात थी। जो ही एसओ लेंगटक गहरे समंदर में पहुंचा तो अचानक बड़ी बड़ी समुद्री लहरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कैप्टन के सीनियर असिस्टेंट फिलिप ली जोर ने एक ऐसी तस्वीर बना ली जिसने पूरी मेरीन हिस्ट्री को ही हिला कर रख दिया। कैप्टन ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ओशन में एक ऐसी चीज देखी है जिसका आज तक किसी को पता नहीं था। दरअसल ये कैमरे में कैद हो जाने वाली एक 30.5 मीटर या 100 फीट ऊंची एक ऐसी लहर थी जो शिप के अपर डेक से जा टकराई थी। क्योंकि डेक तक जहाज की हाइट 30.5 मीटर थी, इसलिए ये मान लिया गया कि ये लहर भी इतनी ऊंची रही थी। समंदर में जब तेज हवाएं चलती हैं तो ऐसी वेव्स को जन्म देती हैं जिनकी न सिर्फ स्पीड काफी ज्यादा हो सकती है बल्कि ये काफी ऊंची भी हो सकती हैं। पर आखिर कितनी ऊंची? एसओ लेंगटक डिजास्टर के बाद इस बात में तो कोई शक नहीं रह गया था कि किलर वेव्स एक खुली हकीकत है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ये लहरें 75 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं, जो किसी 9 स्टोरी बिल्डिंग को भी लम्हों में निगल लेंगी। और 10,000 सालों में नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर्स वेव्स हर रोज बनती और फिर टूट जाती हैं। ये इतनी फास्ट और अचानक से आती हैं कि संभलने या उनसे बच निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। 1995 में होने वाले एक और इंसिडेंट ने इस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। हुआ यूं कि स्कॉटलैंड और नॉर्वे के दरमियान खुले समुद्र में वाक़े स्ट्रॉपनर ऑयल प्लेटफॉर्म के गिर्द अचानक एक बड़ा स्टॉर्म आ गया। चारों तरफ 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। क्योंकि यही वो जगह हो सकती थी जो किलर वेव्स पर साइंटिस्ट की स्टडी को आगे बढ़ा सके, इसलिए पहले ही इस ऑयल रिग पर वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए गए थे। लेजर वेव रिकॉर्डर ने जो कुछ कैप्चर किया उसने सबको हैरान कर दिया। इस ड्रॉपनर ऑयल प्लेटफॉर्म ने एक 27.6 मीटर हाई वेव को रिकॉर्ड कर लिया था जिसे सॉलिटरी वेव का नाम दिया गया। सॉलिटरी वेव अपनी 2 सिस्टर वेव्स के दरमियान में चलती है और ये सबसे ऊंची होती है। इसे वाटर वॉल यानी पानी की एक बड़ी दीवार भी कहा जाता है। जब ये तीनों लहरें एक साथ किसी शिप को बेदर पे हिट करती हैं तो उसके सामने वाले हिस्से यानी स्टर्न या बाव और ब्रिज को बुरी तरह से तोड़ कर रख देती हैं। फिर जब वाटर वॉल ऊपर से हाई प्रेशर के साथ जहाज पर गिरती है तो उसके अंदर लगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नाकारा बना देती है। अब ऐसे बदकिस्मत शिप को टूटने और डूबने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किलर वेव्स अकेले ही ट्रेवल करें। अगर 2 किलर वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेवल करती हुई सीधी आकर आपस में टकराएं तो एक इंतहाई बड़ी लहर को जन्म देती हैं। इसके बाद जब ये लहरें टूटकर वापस पलटती हैं तो समंदर में एक होल बन जाता है। टेक्निकल टर्म्स में इसे घोस्ट होल या किलर होल कहा जाता है। अगर कोई शिप इस होल में फंस गया तो वो सीधा नीचे की तरफ जाएगा और कुछ ही लम्हों में गर्क हो जाएगा। और अगर कोई जहाज इन दोनों लहरों के ऊपर सेंटर में आ गया तो अनस्टेबल होने की वजह से क्रैक हो जाएगा और रिजल्ट अब भी कम खतरनाक नहीं होगा। किलर वेव्स की एक थर्ड फॉर्म भी है जिसे स्क्वायर वेव कहा जाता है। ये किसी चेस बोर्ड की तरह ही शिप को चारों तरफ से घेर लेती हैं और यूं एक ऐसा जाल बनता है जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल है। स्क्वायर वेव्स अपने शिकार को बेबस करके आहिस्ता आहिस्ता पानी के नीचे धकेल देती हैं। इसकी मिसाल है ये शिप जिसका नाम ग्रैंड वॉयेजर है। शिप की वीडियो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से रिकॉर्ड की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रैंड वॉयेजर पानी पर हंसकोले खा रहा है और आप सोच सकते हैं कि इसके बाद इस पर क्या गुजरी होगी।
साइंटिस्ट को अभी तक कोई भी ऐसा तरीका नहीं मिल सका कि जो समंदर के बीचों बीच चलने वाले शिप्स को किलर वेव्स का नवाला बनने से बचा कर ले जाए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालने के लिए कई टेक्नोलॉजीज पर तेजी से काम जारी है। 2005 में किलर वेव्स को स्टडी करने के लिए एक यूरोपियन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे मैक्स वेव्स का नाम दिया गया। साइंटिस्ट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ERS-1 और ERS-2 रडार सिस्टम की मदद से समंदर की सरफेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सैटेलाइट से आने वाली इमेजेस ने साइंटिस्ट को हिला कर रख दिया। सिर्फ पिछले 3 वीक्स में ही 10 से भी ज्यादा सॉलिटरी वेव्स बनी थी जिनकी हाइट 25 मीटर से भी ज्यादा थी। मैक्स वेव की रिसर्च को मजीद आगे बढ़ाने के लिए अटलस के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया ताकि समंदर में शिप्स के लिए सेफ रूट्स को तलाश किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर्स तमाम रिकॉर्ड शुदा किलर वेव्स के वाकयात का एक इंटरनेशनल अटलस बनाने में मसरूफ हैं। इसके जरिए से वो इनके बनने की फ्रीक्वेंसी पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स में ये सबसे ज्यादा किस जगह बनती हैं। स्टडी से पता चला कि जहां इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उनमें इंडियन ओशन के साथ अकुलस करंट, बर्मुदा ट्रायंगल के आसपास और ग्रीक कोस्ट के इलाके शामिल हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज तक हमारे हाथ कोई भी फाइनल सोल्यूशन नहीं आ सका। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फिलहाल जबकि हम हेल्पलेस हैं तो मॉन्स्टर्स किलर वेव से कैसे बच सकते हैं। ओशन वेव्स के स्पेशलिस्ट और मैक्स बॉर्न इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर गुंटर आस्टाइन मायर का मानना है कि किलर वेव्स को ट्रैक करने का सबसे बेहतरीन टूल बहुत पहले ही इजाद हो चुका है। इसे शिप में ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म की अप विंडो या पोर्ट होल कहा जाता है। इसके जरिए कैप्टन समंदर की सरफेस पर बनने वाली किसी भी बड़ी लहर को दूर से देख सकता है। लेकिन असल बात तो यह है कि किलर वेव्स एक तो बनती अचानक हैं और दूसरा चलती बहुत तेज हैं और जब तक उसे डिटेक्ट करेंगे तब तक ये मौत की परछाई बनकर आपके सर पर पहुंच चुकी होगी। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको आई प्राइड की आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। वीडियो को देखने, पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ।